AS 22, दैट इज अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना तो चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें बहुत सारे चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, तब जाके इसका निकाल पाओगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला है, थोड़ा सा केयरफुली समझना पड़ेगा। और इस एएस को समझने के लिए इनकम टैक्स की भी नॉलेज चाहिए, सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज से ये नहीं आएगा। ठीक है, तो टैक्स का ज्ञान भी चाहिए, जो आप टैक्स पढ़ चुके हो, ले चुके हो ज्ञान। अब ये कहता है कि नॉर्मली देखो बेटा, जो आपकी अकाउंटिंग की इनकम होती है, अकाउंटिंग इनकम मतलब है कि जो पीएल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट निकला, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, अकाउंट्स के हिसाब से। अकाउंट्स का मतलब भाई पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट निकल गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग इनकम। और इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट निकालते थे पीजीबीपी में, आखिरी में जोड़ घटाना करके सब निकलता नहीं था इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। तो दो बातें समझ गए। अकाउंटिंग इनकम क्या होती है? पीएल अकाउंट के बिहाफ पे जो इनकम निकल के आई। ठीक है, और टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टैक्स को नियम कानून बना के अगर इनकम निकाली गई है, यानी पीजीबीपी इनकम। सिंपल भाषा में ये नेट प्रॉफिट हो गया पीएल अकाउंट का, और ये क्या हो गई आपकी? पीजीबीपी इनकम। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टैक्स एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? टैक्स एक्सपेंसेस दो चीजों का सम होता है, एक होता है करेंट टैक्स, एक होता है डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड का मतलब समझते हो? टैक्स एक्स भूल लो, ये डिफर्ड जो वर्ड है इसका मीनिंग समझते हो? डिफर्ड का मतलब ये होता है जो आप फ्यूचर में करते हो, उसको बोलते हैं डिफर। जो इस साल ना करके इस साल के बाद कभी करो, करंट ईयर के बाद कभी पेमेंट करो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफर्ड टैक्स। ठीक है, तो टैक्स एक्सपेंसेस हमेशा दो चीजों का सम होता है, एक करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स किसको बोलते हैं? करंट ईयर का जो टैक्स बने। ठीक है, तो जो टैक्सेबल इनकम निकल के आई हो आपकी एज पर इनकम टैक्स, उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा? करंट टैक्स, यानी टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम को क्या बोलेंगे हम लोग? करंट टैक्स। करंट टैक्स में अगर डिफर्ड टैक्स जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? टैक्स एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब डिफर्ड टैक्स ही मेनली समझना है। ठीक है, डिफर्ड टैक्स क्या होता है? डिफर्ड टैक्स इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। जिसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना। जैसे आपने पीजीबी पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते थे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर थे साइंटिफिक रिसर्च वाले। आपने पढ़े थे सेक्शन 35 में, इकट्ठा पूरा खर्चा अलाउ हो जाता है एक बार में। ठीक है, रिसर्च कराने के लिए आपने बिल्डिंग खरीदी, कार खरीदी, 100% अलाउ हो जाता था एक ही बार में। क्योंकि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग कहता है भाई बिल्डिंग खरीदो तो बिल्डिंग के लिए एप्रेशन लगाओ। अब अकाउंटिंग में मान लो 25% डिप्रेशन लगता है बिल्डिंग की, सपोज कर लो। तो हमने 100 रुपए की खरीदी, तो टैक्स में तो 100 रुपए अलाउ हो गए आपको। ठीक है, और अकाउंटिंग में कितना अलाउ हुआ? सिर्फ 25। तो 75 का डिफरेंस आया। 75 का क्या आया? उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं? तो जो 75 का डिफरेंस आ रहे हैं, इनकम टैक्स में आपने 100 रुपए एक ही बार में अलाउ कर लिए, और अकाउंटिंग में 25-25 करके 4 बार होंगे। तो जब इनकम टैक्स में जो 75 एडिशनल अलाउ करवा पा रहे हो, टैक्स में भी होगा, लेकिन धीमे धीमे करके आगे आने वाले वर्षों में। तो टाइमिंग डिफरेंस उस डिफरेंस को बोला जाता है जो डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन आगे जाके सेटल हो जाएगा। समझ लो, डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन फ्यूचर में सेटल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल है, कि अगले साल क्या हो जाएंगे, अगले 2-3 साल में रिवर्स हो जाएंगी चीजें। ठीक है, वो सेट ऑफ हो जाएंगे आपस में जाके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइमिंग डिफरेंस। और ऐसी चीजें जो डिफरेंस तो आ रही हैं लेकिन आगे चल के फ्यूचर में कभी सेटल नहीं होंगी, उनको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंसेस। उनको क्या बोलते हैं? तो परमानेंट डिफरेंस वो डिफरेंसेस हैं इनकम और अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में, जिनका आगे रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस, जिसको हम लोग टेम्परेरी डिफरेंस भी बोलते हैं, जिनका आगे चल के क्या हो जाएगा? रिवर्सल पॉसिबल हो जाए। एक एग्जांपल दूसरा देखो, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का। इनकम टैक्स कहता है बेटा कि
डेप्रिसिएशन आप उतना ही घटाओगे जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। सपोज कर लेते हैं डेप्रिसिएशन घटाने से पहले प्रॉफिट 500 का आया और हमारा डेप्रिसिएशन 800 का है, तो इनकम टैक्स में हम कितना घटा पाओगे? 500। और 300 क्या हो जाता है? अनएब्जॉर्ब। और इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम जीरो आ गई। अकाउंटिंग के हिसाब से मान लो प्रॉफिट आया 1500 का, वहां पूरा 800 माइनस कर दोगे और वहां इनकम कितनी निकल के आई? 700। ठीक है, तो मेनली जो 300 रुपए का अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है वो टाइमिंग डिफरेंस है, क्योंकि जो इस साल तुम्हें अलाउ नहीं हुआ है ड्यू टू प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं था इसलिए आप इनकम टैक्स में नहीं घटा पाए, अगले साल तो घटाई पे ले हो। समझ लो, तो इसका मतलब है कि आज जो काम नहीं कर पाए वो फ्यूचर में हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो ऐसे डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइमिंग डिफरेंस। जो ये डिफर्ड टैक्स निकलता है ना, वो केवल टाइमिंग डिफरेंस की वजह से निकलता है, परमानेंट डिफरेंस की वजह से डिफर्ड टैक्स नहीं निकलता। तो सबसे बड़ा काम जो है इस चैप्टर में वो डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना। तो डिफर्ड टैक्स हमेशा ध्यान रखना है किसके निकलता है? डिफर्ड टैक्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। उसका फॉर्मूला है डिफर्ड टैक्स निकालने का, टाइमिंग डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। परमानेंट डिफरेंस की वजह से कभी भी डिफर्ड टैक्स नहीं निकलता है। ठीक है, तो जो मेन मेन इसकी बातें वो भी हम लिखवा भी देंगे कॉपी में, बाकी यहाँ सुनते समझते चले जाओ। यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो गई? एक बार फिर से बता देते हैं, अकाउंटिंग इनकम क्या होती है? जो पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल गया है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टैक्स रूल के हिसाब से क्या इनकम निकल रही, दैट इज पीजीबीपी या बिजनेस इनकम। टैक्स एक्सपेंसेस दो चीजों का सम होते हैं, एक होता है करंट टैक्स, एक होता है डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स कैसे निकलता है? टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। डिफर्ड टैक्स कैसे निकलता है? टाइमिंग डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। टाइमिंग डिफरेंस को क्या करना है? टैक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा? डिफर्ड टैक्स निकल जाएगा। हाँ, तो आगे चल के 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उससे कोई मतलब नहीं, फ्यूचर में वो चीजें क्या हो जाएंगी? रिवर्ट हो जाएंगी। उनको बोलते हैं हम लोग टाइमिंग डिफरेंस। और ऐसी कोई चीजें हैं जो फ्यूचर में भी जाके, जैसे इनकम टैक्स में कहता है कि पेनल्टी ऑफ लॉ अलाउ नहीं होगी, तो इस साल आपने डिसअलाउ कर दी है, अकाउंटिंग में तो अलाउ होती है, तो डिफरेंस आएगा इनकम में, लेकिन ये डिफरेंस आगे जाके सेट ऑफ भी नहीं हो पाएगा। कोई पेनल्टी अगले साल तो नहीं होता, इस साल डिसअलाउ कर दें अगले साल अलाउ कर दें, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, तो परमानेंट है। तो ऐसी चीजों में क्या आएंगे? परमानेंट डिफरेंसेस आएंगे। तो जो डिफर्ड टैक्स निकाला जाता है वो परमानेंट डिफरेंस की वजह से नहीं निकाला जाता है, केवल टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से निकाला जाता है। समझ गए? अब ये लोग कहते क्या है वो समझो, हल्का सा लॉजिक इसका समझोगे तो ज्यादा बेटर फील कर पाओगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये आपका पीएल अकाउंट है और ये आपका पीजीबीपी चल रहा है। ठीक है, आपकी इनकम थी 5,000 रुपए, यहाँ भी इनकम मान लो 5,000 रुपए का है, और एक आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट खरीदी। ठीक है, एसेट खरीदी सपोज कर लो 2,000, इसका खर्चा भी नहीं अलाउ करवाया दोनों में, तो यहाँ आपको 100% अलाउ हो जाएगा, तो यहाँ कितना माइनस करोगे? 2,000। और यहाँ अकाउंटिंग में मान लो इस पर डिप्रेशन का रेट है सपोज कर लो 20%, यहाँ आप कितना माइनस कर पाओगे इसका? 400 रुपए डिप्रिसिएशन। मतलब इस चीज के अलावा बाकी सारे खर्चे हम लोग घटा चुके हैं दोनों में। क्या? अच्छा, उल्टा लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, इसको बदल देते हैं, उसमें क्या, ये पीजीबीपी हो गया, ये हमारा पीएल हो गया। ठीक है, तो ये जो 5,000 लिखे हैं उस इनकम है, केवल इस खर्चे को भी माइनस नहीं किया था। तो यहाँ आप 100% माइनस कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3,000। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4,600। इसको बोलते हैं क्या? टैक्सेबल इनकम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, अब बेटा ध्यान समझो, अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स निकालोगे, मान लो सपोज कर लो टैक्स रेट 50% के हैं, तो यहाँ टैक्स भरोगे 2,300 का, तो यहाँ टैक्स कितना भरोगे? 1,500 का। टैक्स तो यही भरोगे आप 1,500 का। ठीक है, जबकि भरना कितना चाहिए था आपको? 2,300। तो कहता है 1,500 तो आज भर रहे हो, लेकिन जो 800 का टैक्स बचा लिए हो, कम पे किए हो, तो आगे चल के ज्यादा पे करना पड़ेगा। कह रहा भैया टैक्स के नियम कानून होने की वजह से आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है? 1,500 पे भी 1,500 करोगे, लेकिन कहता बनता तुम्हारा 2,300 है, तो
तो 800 के लोग क्या बोलते हैं, डिफर्ड टैक्स। मतलब आज तो तुमने बचा लिया है, 1500 पे किया है, लेकिन जो 800 कम तुमने पे किया है वो आगे के फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्या होगा अगले साल देखना। अगले साल मान लो नेक्स्ट ईयर इनकम आई सपोज कर लो 10,000 रुपए पीजीबीपी वाली, ठीक है, पीजीबी इनकम कितनी आई है 10,000 रुपए, और पीएल की इनकम भी लेट से 10,000। तो फिर इस पे डिप्रेशन तो अभी भी माइनस होगा, 20% तो घटाए हो। मान लो एसएलएम मेथड लगता है थोड़ा लाइट माहौल करने के लिए, तो यहाँ आप 400 माइनस करोगे, यहाँ कोई नहीं माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ आप टैक्स 10,000 पे भरोगे, जबकि यहाँ कितने भरोगे 9600 पे। 50% करें तो यहाँ 4800 होता है, यहाँ 5,000 होता है। तो आपको यहाँ वैसे देखो 4800 टैक्स बनता है, लेकिन टैक्स नियम कानून के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा आपको। तो जो 800 बचाए थे उसमें से 200 यहाँ घुस गए, उसके आगे 200 देने पड़ेंगे, उसके आगे 200 बढ़ा के देने पड़ेंगे। तो इसी को बोलते हैं डिफर्ड टैक्स, कि टैक्स नियम कानून के हिसाब से आपने टैक्स थोड़ा सा कम पे किया है, जबकि अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स ज्यादा बनता है। तो डिफरेंस इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स, जो आगे चल के आपको फ्यूचर में बढ़ा बढ़ा के देगा। अब अगर फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो कहीं इसका उल्टा हो जाता, समझ लो क्या हो जाता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता कि फ्यूचर में टैक्स बच जाएगा, इस साल ज्यादा पे करना पड़ गया है फ्यूचर में टैक्स, जैसे उल्टा इसकी कहानी चेंज कर दिया। अब मान लीजिए टैक्स की पेनल्टी लगती है 2,000 रुपए की, टैक्स पेनल्टी लगती है 2,000 रुपए की, आपकी इनकम यही थी 5,000 रुपए। अब इनकम टैक्स में पेनल्टी डिसअलाउ हो जाती है, ये पेनल्टी मान लो माइनस कर चुके हैं, जो 5,000 दे रखा है आफ्टर सारे एक्सपेंडिचर दे रखा है एग्जाम्पल में, तो 2,000 की एक पेनल्टी पे करी थी हमने इनकम टैक्स की, तो अकाउंटिंग डिसअलाउ नहीं करता है, जबकि इनकम टैक्स क्या करता है डिसअलाउ कर देगा। तो आपसे टैक्स भरवाएगा 7,000 रुपए, तो यहाँ टैक्स कितने भरवाएगा 5,000। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, हो क्यों नहीं सकती है, हाँ इकोनॉमिक्स से होगी। आईएसएससी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, आईएसएससी बोर्ड है, तो वहाँ पे अकाउंट्स मिलेगी, हिंदी इंग्लिश मिलेगी। ट्वेल्थ में कौन सब्जेक्ट रहते हैं बेटा बताओ, आईएसएससी बोर्ड में कॉमर्स रहेगी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, हाँ कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट रहेंगे, अकाउंटेंसी हो गई, कॉमर्स हो गई और इकोनॉमिक्स हो गई, और हिंदी इंग्लिश रहेगा। हिंदी की जगह कुछ लोग संस्कृत ले लेते हैं ना, हिंदी और संस्कृत में ऑप्शन रहता है, हिंदी और कंप्यूटर में ऑप्शन रहता है, तो हिंदी दिलाइएगा ज़्यादा सही है। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो कॉमर्स दिलाइए ना इसको, कॉमर्स में नहीं ले रहे हैं अभी वो लोग। हम्म। अरे वही प्रॉब्लम है ना, जो आईसीएससी बोर्ड में मैथ रहती है, मैथ कॉमन ही रहती है दोनों लोग की, मैथ दोनों सेम रहती है ना। मैथ किसने ली थी 12th में आईसीएससी वाले में, रुकिए सामने बच्चे बैठे पूछ ले, मैथ किसने ली थी आईसीएससी बोर्ड वाले में, मैथ शायद दोनों की कॉमन ही रहती है। हाँ कॉमन मैथ होगी ना, तो प्रॉब्लम करेगा उसके लिए फिर। हेलो, तो कॉमर्स दिलाइए इनको विदाउट मैथ। जितने बच्चे कॉमर्स लेते हैं 95% बच्चे वही होते हैं विदाउट मैथ ही लेते हैं। दो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, हाँ चलता है चलता है। क्या इनका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या दिमाग में चल रहा है इनके। हम्म। अच्छा हम 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं मामा, तो जरा फोन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे आराम से, ठीक है।
हाँ बेटा चलो वापस आ जाओ। तो मान लीजिए भैया 2,000 रुपए की इनकम टैक्स की पेनल्टी थी, इनकम टैक्स में हो गई भैया डिसअलाउ। ठीक है, या फिर पेनल्टी तो ना लो क्योंकि पेनल्टी तो भाई परमानेंट डिफरेंस में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल चेंज कर देते हैं। 2,000 रुपए का एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर तो कौन सा था, 43B वाला। 43B याद आया क्या? बताना, यही तो बताना है। और कोई? 43B, अरसान बताओ। ठीक थोड़ा बोला इन्होंने कि कुछ ऐसे 5-6 खर्चे थे, अगर उनका पेमेंट आपने आईटीआर की डेट से पहले कर दिया होगा तो अलाउ हो जाएंगे, और अगर आईटीआर की डेट के बाद करते हो तो अगले साल अलाउ होंगे जब आप पेमेंट करोगे। तो मान लो कोई ऐसा खर्चा था। अब इसके अंदर खर्चों के एग्जाम्पल थे, एक एग्जाम्पल था इंटरेस्ट ऑन लोन। लेट्स से 2,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन था, तो यहाँ पे हो गया पीजीपी में डिसअलाउ, तो इनकम आ गई 7,000। अब यहाँ टैक्स पे कितना करना पड़ेगा हमें, 3500। यही अगर डिसअलाउ ना होता, अकाउंटिंग के हिसाब चलते तो कितना टैक्स पे करना पड़ता, 2500। जमा तो तुमको 3500 ही करने पड़ेंगे, 3500 जमा करोगे तुम। ठीक है, 3500 क्या करोगे आप, जमा करोगे। तो टैक्स आप पे करोगे 3500 रुपए का, लेकिन यहाँ पे बनेगी आपकी 1,000 रुपए की डिफर टैक्स एसेट। कैसे बन रहा बता रहा। ठीक है, क्या बन जाएगा, डिफर टैक्स एसेट बन जाएगा। कैसे बनेगा समझो। अगले साल जब होगा तो ये 2,000 रुपए के खर्चे आपको अलाउ कर दिए जाएंगे पीजीबी में। यही तो होगा कि अगले साल आपने इसका पेमेंट कर दिया, अगले साल की इनकम मान लो 10,000 है, तो यहाँ आपको टैक्स 5,000 जमा करना पड़ेगा। जबकि यहाँ 2,000 अलाउ हो जाएंगे तो तुम 8,000 इनकम निकलेगी, 4,000 टैक्स पे करोगे। तो जो 1,000 तुम यहाँ ज्यादा पे कर रहे हो, अगले साल आपको कम बन जमा करने पड़ेंगे। तो जब फ्यूचर में टैक्स आपको कम जमा करना पड़ेगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा जमा किया है उसको बोलेंगे डिफर्ड टैक्स एसेट। और अगर अभी प्रेजेंट में आप कम जमा कर रहे हो, फ्यूचर में ज्यादा जमा करना पड़ी है, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कि अभी आप तो बचा ली हो, लेकिन अगले साल से थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ा बढ़ा के देना पड़ेगा, तो आगे की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो एक हो जाता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एक हो जाता है डिफर्ड टैक्स। तो डिफर्ड टैक्स दो टाइप के हो गए, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता है, डिफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब टाइमिंग डिफरेंस के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जिससे आप टाइमिंग डिफरेंस को समझ पाओ। तो यही एग्जांपल लिखा है कि एक मशीनरी आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदी, जिसका फुल्ली डिडक्शन मिल जाता है टैक्स में पहले साल में। ठीक है, जो आपने अपना पीएल अकाउंट में चार्ज कर दिया। अब पीएल अकाउंट में चार्ज करते हो उसका डिप्रेशन एज पर लाइफ के हिसाब से। अब मान लो 10 साल लाइफ है तो 10% घटा लो वहां 10 साल तक, यहाँ इकट्ठा घटा लो। तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस का उदाहरण है। ठीक है, तो अगर कभी भी साइंटिफिक रिसर्च की कोई एसेट वगैरह आ जाए तो समझ जाना उसमें टाइमिंग डिफरेंस निकलेगा। कोई भी सवाल ऐसा ही बनाता है, 3-4 खर्चे लिख देगा, कहेगा बताओ इनमें पहचानो कि कौन से इसमें से परमानेंट डिफरेंस निकलेंगे और कौन से टाइमिंग डिफरेंस निकलेंगे। तो समझना जरूरी है, तभी आप उनके आंसर कर पाओगे। दूसरा, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स इनकम, टैक्स लॉ अलाउ डेप्रिसिएशन ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड। जबकि अकाउंटिंग में कैसे अलाउ करते हैं, यूजुअली एसएलएम मेथड। तो एसएलएम मेथड में बराबर बराबर हर साल निकल रहा है, जबकि डब्ल्यूडीवी में धीमे धीमे करके कम होता जा रहा है। धीमे धीमे कम होने का मतलब ही है कि इनकम ज्यादा निकलेगी आगे फ्यूचर में। डिप्रेशन अगर हम धीमे धीमे करके कम लगाएंगे तो उसका मतलब क्या है, इनकम इनकम ज्यादा निकलेगी, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो फ्यूचर में वो एडजस्ट हो जाएगा। 100 रुपए खर्चा किए, चाहे 10-10 करके 10-12 अलाउ कर लोगे, और यहाँ पहले साल 10 अलाउ करोगे, फिर 9, फिर 8.1 ऐसे करके डिक्रीज हो जाएगा धीमे 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 करके। समझ रहे हो। लेकिन कई वर्षों तक जाएगा, 15-20 साल चल सकता है, वहां 10 ही साल में कहानी खत्म हो जाएगी। ये भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका बेटा, टेम्परेरी डिफरेंस या टाइमिंग डिफरेंस। कुछ लोग इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं, कुछ लोग इसको टेम्परेरी डिफरेंस बोलते हैं, बात एक ही है। कभी वो भी लिखा आ जाए तो समझ जाना एक ही बात बोल रही। तीसरा, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, जिसको आप टैक्स में कैरी फॉरवर्ड करा लेते हो, तो ये भी क्या कहलाता है, टाइमिंग डिफरेंस कहलाता है। ठीक है,
इतनी ही चीजें मेनली हम लोग को समझनी थी, जाननी थी। अब इसके रिप्लेसमेंट में आया है AS22, अभी पढ़ रहे थे। इसके रिप्लेसमेंट में इंड AS क्या आ गया है, इंड AS12 आ गया है। जो 22 है, AS22, ये इनकम के आधार पे डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करवाता है। इसके आधार पे, इनकम के आधार पे। जबकि इंड AS12 बैलेंस शीट अप्रोच से डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करवाता है। तो कहता है एसेट कितने के हैं, लायबिलिटी कितने के हैं, उसके आधार पे कैलकुलेट करवाता है वो क्या, डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो AS22 इनकम अप्रोच है, जबकि इंड AS12 कैसा है, बैलेंस शीट अप्रोच है। इसके बाद AS22 रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, और ये जानते हो कैसे निकलवाता है, ये कहता है लायबिलिटीज का कैरिंग अमाउंट कितना है, एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है, उनका टैक्स बेस कितना है। समझ लो, ये मेनली डिप्रेशन में देखा जाता है। बहुत ही ध्यान से बात को समझना। एक एसेट आपने खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जिसपे अकाउंटिंग में डिप्रेशन लगता है 20% SLM और इनकम टैक्स में लगता है 15% WDV। तो मान लो 100 रुपए की खरीदी थी, ये अकाउंट चल रहे हैं और ये इनकम टैक्स चल रहा है। तो यहाँ 100 रुपए खरीदी तो 20 रुपए अलाउ हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 80, यहाँ 15 अलाउ हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 85। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो एसेट की वैल्यू बची है, इसको बोलते हैं टैक्स बेस। तो क्या बोलते हैं, अब ये हम AS22 की बातें नहीं बता रहे, किसकी बातें बता रहे हैं, इंड AS12 की, क्योंकि डिफरेंस आप समझ पाओ इसलिए बताना पड़ रहा है। और इसको बोलते हैं हम लोग WDV, यानी कैरिंग अमाउंट। WDV को ही कैरिंग अमाउंट कहते हैं, कैरिंग अमाउंट एज पर बुक्स। तो इसके आधार पर डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करवाता है कौन, AS, इंड AS12। जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल डिफरेंस समझना है। हम लोग को तो कहानी जो सवाल आएगा वो इसका आएगा। ठीक है, इंड AS12 एक बोलता था टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है क्या, परमानेंट डिफरेंस। और यहाँ पे इनको डिफरेंसेस को दो कैटेगरी बोली गई, एक है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और एक है डिटेक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, और ये एएस परमानेंट डिफरेंसेस को नहीं लेता, मतलब ये दोनों को रिकॉग्नाइज करता था, टाइमिंग परमानेंट को, और ये केवल किसको डिफरेंस करता है, टाइमिंग डिफरेंस को। दो होते हैं, एक टेम्परेरी होता है और एक मतलब वो होता है टैक्सेबल वाला होता है और डिटेक्टेबल वाला होता है। ये कैसे समझते हैं भी बताएंगे। ठीक है, तो ये सर डिफरेंसेस लिखे हुए हल्का हल्का पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं जो तुम्हें ऊपर से चली जाएंगी थोड़ी बहुत अभी। तो इन डिफरेंसेस को समझने के लिए मेरे, जब तक इसको भी ना पढ़ाओ तब तक डिफरेंस को कैसे समझ सकता है। मान लो कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर का डिफरेंस तुम समझ रहे हो, कंसाइनमेंट जॉइंट तुमको कुछ पता नहीं, तो कहाँ डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम होता है। अब कैसे कैसे इसमें सवाल बनते हैं मेनली उन पे ध्यान लो, क्योंकि पिक्चर तो यहीं से बनेगी एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे इन्होंने रिसेंट पेपर सेट कर रहे हैं धीमे धीमे करके, उसमें देखते हैं लोग 14 नंबर के सवाल में 3-4 एएस पूछ लेते हैं, कोई 3 नंबर का, कोई 4 नंबर का, कोई 2 नंबर का, ऐसे करके तो पूछेंगे 14 नंबर का, लेकिन सिर्फ 2 एएस नहीं पूछते कि 7-7 नंबर के 2 एएस पूछ ले। समझ लो, सोचते हैं कि 4-5 एएस कवर कर ले उसी 14 नंबर में। तो कोई भी एएस से अब बहुत बड़ा या 7 नंबर का सवाल बनने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। हर एएस से 2-2, 3-3 मार्क्स का, 4-4 मार्क्स आने की उम्मीद ज्यादा है। उसके लिहाज से आपको समझना है। और ये थोड़ी सी अच्छी बात भी है। अच्छी बात ये होती है कि मान लो किसी को कोई एएस नहीं समझ में आता, 2-3 बार उसने प्रयास किया लेकिन दिमाग में नहीं बैठ रहा है, समझ लो, उस एएस को गोली मारे, बाकी सबको पढ़े। उससे हानि कम होगी, भाई 2-3 नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा 2-3 नंबर का नहीं कर पाएगा। यही अगर 2 एएस आते 7-7 नंबर के और एक एएस ना समझ में आता तो गलती से आ जाता तो 7 नंबर का नुकसान हो जाता। जब छोटे छोटे सवाल होते हैं तो नुकसान कम होते हैं। जैसे एमसीक्यू पेपर में क्यों आप लोग सही अच्छा प्रदर्शन कर लेते हो या ज्यादा कंफर्ट फील करते हो, क्योंकि आपको लगता है अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो एक ही नंबर का नुकसान होगा, लेट से 2 नंबर का नुकसान होगा। बात समझ लो, बड़े बड़े सवालों में बच्चा सोता रहे एक सवाल नहीं आ रहा, लोग 10 नंबर घुस गए,
दो सवाल नहीं आ रहा है, 20 नंबर चले गए। तो जब छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ देखो बेटा, आपको क्या इन तीनों चीज को क्लासीफाई करना है कि इसमें कौन सा टाइमिंग डिफरेंस है और कौन सा परमानेंट डिफरेंस है। क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डिफर्ड टैक्स एसेट या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलती है, और परमानेंट डिफरेंस की वजह से ना डिफर्ड टैक्स एसेट निकलता है ना डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलती है। तो उसमें ये बताना है पहली बात, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस निकलेगा उसको परमानेंट डिफरेंस बोलोगे या टेम्परेरी। और अगर वो टेम्परेरी डिफरेंस निकला, मतलब टाइमिंग डिफरेंस निकला, तो उससे क्या बनेगा इस साल, डिफर्ड टैक्स एसेट बनेगा या डिफर्ड टैक्स। तो और बताते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स पेनल्टी की बात करते हैं। तो पेनल्टी जो होती है परमानेंट डिफरेंस होती है, पी से पेनल्टी, पी से परमानेंट, याद कर लेना। क्योंकि पेनल्टी अगले साल रिवर्ट थोड़ी ना होती है कि कोई पेनल्टी हम कहते हैं बेटा तो इस साल डिसअलाउ हो जाएगी तो अगले साल अलाउ करवा देंगे, ऐसा कभी बोला है? तो हमेशा के लिए डिसअलाउ हो गई तो डिसअलाउ हो गई, तो इसका अगले साल रिवर्सल नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या बोलोगे। और परमानेंट डिफरेंस में ना डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलती है ना एसेट निकलती, बात खत्म। ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन ले रखा है आपने शेड्यूल बैंक से अकाउंट्स के अंदर, जिसको आपने आईटीआर की डेट तक क्या किया है, पे नहीं किया है। ठीक है। वैसे इन्होंने परमानेंट डिफरेंस लिख लिया, वैसे तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ टाइमिंग डिफरेंस होना चाहिए, परमानेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं पे करते हो आप आईटीआर की डेट तक, तो अगले साल पे करते हो तो अगले साल आपको अलाउ हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सही नहीं लिखा है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टाइमिंग। अब जब आंसर आ गया आपके टाइमिंग डिफरेंस वाले, तो ये भी बताना पड़ेगा कि डिफर्ड टैक्स एसेट निकलेगा या लायबिलिटी निकलेगा, बता रहे हैं। अनअब्जॉर्ब में तो अभी पढ़ा ही था आपने कि इसमें क्या निकलता है, टाइमिंग डिफरेंस निकलता है। ठीक है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च की एसेट्स। ठीक है। और जो एक और चीज एग्जांपल अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे, इन तीनों को तो याद रख लेना, एग्जांपल में लिखे हुए सीधा सीधा। ठीक है। दूसरा डिप्रेशन के मेथड की वजह से, कि काउंटिंग में दूसरा मेथड लग रहा है और इनकम टैक्स में दूसरा मेथड लग रहा है, इनकी वजह से हमेशा क्या निकलेगा, टाइमिंग डिफरेंस निकलेगा। अब टाइमिंग डिफरेंस निकला है तो आगे ये भी बताना है कि उससे डीटीए बनेगा या डीटीएल बनेगा। डीटीए का मतलब डिफर्ड टैक्स एसेट, डीटीएल का मतलब डिफर्ड टैक्स। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि टैक्स में डिप्रेशन कम अलाउ हुआ, तभी तो अनअब्जॉर्ब निकला। टैक्स में डिप्रेशन क्या लगा, कम निकला है, अकाउंटिंग में ज्यादा निकला, तभी तो हम अनअब्जॉर्ब चिल्ला रहे हैं। और टैक्स में डिप्रेशन अगर कम निकला है, डिप्रेशन कम निकला है, तो इनकम ज्यादा निकली होगी, निकली होगी नहीं निकली होगी, इनकम ज्यादा निकली होगी तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा। जो टैक्स आज ज्यादा पे कर रहे हो उसका फायदा फ्यूचर में मिल जाएगा। जब भी आप इस साल टैक्स ज्यादा पे करोगे तो आगे चल के आपको फ्यूचर में टैक्स क्या करने हैं, कम पे करने हैं। तो जो आज में पे कर दिया वो संपत्ति बन गई, कि आज आपके पास एसेट क्रिएट हो गई कि हमने 20 रुपए का टैक्स ज्यादा पे किया है तो फ्यूचर में हमें कम पे करना है। प्री पेमेंट हो गई, एडवांस पेमेंट। एडवांस प्री पेमेंट क्या होती, प्रीपेड एसेट बन जाती है। इसका उल्टा। ठीक है। अब मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी इस साल क्या हो गया होगा, डिसअलाउ। डिसअलाउ हो गया होगा तो इनकम क्या निकली होगी, टैक्स में ज्यादा निकली होगी। टैक्स आपने इस साल ज्यादा पे किए होंगे, जो इस साल ज्यादा पे करोगे अगले साल कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, बीटी। हाँ बेटा, नहीं हुआ काहे नहीं, डिसअलाउ हुआ है इस साल। पे नहीं किया आईटीआर ग्रेड से पहले तो डिसअलाउ हो गया होगा ना। डिसअलाउ हो गया होगा तो खर्चे में ऐड हो गया होगा, मतलब इनकम में ऐड हो गया होगा। इनकम में ऐड हो गया होगा तो इनकम ज्यादा ही होगी, इनकम ज्यादा ही होगी तो टैक्स ज्यादा पे करोगे। और जो इस साल डिसअलाउ कर रहे हैं वो अगले साल अलाउ कर देंगे, अगले साल अलाउ होने का मतलब इनकम कम हो जाएगी, इनकम हो जाएगी कम हो जाएगी तो अगले साल टैक्स कम पे करोगे। समझ लो, तो इसका मतलब तुमने अगले साल का टैक्स इसी साल पे कर दिया है, अगले साल कम पे करी हो, इस साल ज्यादा पे कर दी हो, तो ये प्री पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया। ये भी क्या बन जाएगा आपका, डिफर्ड टैक्स एसेट। चार पांच एग्जाम्पल हैं, इन्हीं में से घूम फिर के 2-3 नंबर का कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल है यहाँ पे आपको निकालने हैं टैक्स
करंट टैक्स का अमाउंट निकालना है। अभी आपको बताया था कि जो करंट टैक्स निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स बने, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स बने उसे वो करंट टैक्स कहते हैं। अब देखो सवाल कह रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो पीबीटी होता है एज अ पीएल अकाउंट, इसमें आप डिफरेंसेस वापस ऐड कर लो, ठीक है। अब करंट टैक्स निकालते समय ये नहीं देख करना है कि वो टाइमिंग डिफरेंस है कि परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट डिफरेंस हमें किसके लिए देखना होता है, टाइमिंग डिफरेंस केवल डीटीए डीटीएल के लिए कि डिफर्ड टैक्स एसेट निकलेगा या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलेगा। इसके लिए मुझे क्या देखना होगा, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन मुझे अगर करंट टैक्स निकालना होगा तो मुझे क्या चाहिए, टैक्सेबल इनकम चाहिए पूरी। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी, पीबीटी में इन दोनों को ऐड कर लेना, प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो। इसमें इन दोनों को जोड़ो जरा, देखो क्या आया। इसका 40% निकालो, इसमें इन दोनों को जोड़ो, उसका 38% निकालो। क्योंकि देखो आगे क्या बोला है, ये सब रिवर्सिबल है। 13,86,200, ठीक है, अगले साल का। अब देखो यहाँ 70 घटाने हैं, 315 जोड़ने हैं, ध्यान रहे जो जोड़ने घटाने उस हिसाब से करोगे। 13,10,750, इसमें 4 20 जोड़ लो, 30% निकाल लो। तो ये सवाल तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। पीबीटी में दोनों डिफरेंस का एडजस्टमेंट कर लो, जहां प्लस लिखा है प्लस कर लो, जहां माइनस लिखा है माइनस कर लो, उसको क्या कर लोगे, टैक्स रेट से गुणा कर लोगे। इसमें जब इन दोनों को आप प्लस माइनस कर दो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। यही फॉर्मेट है, पीबीटी में इन दोनों डिफरेंसेस को ऐड ऑन कर देंगे, प्लस प्लस माइनस जहां जो हो रहा हो। इसके बाद आएगा टैक्सेबल इनकम, टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा आपका करंट टैक्स, ठीक है। टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट कर देते हो तो करंट टैक्स का अमाउंट निकल जाता। क्लियर हो गया। बुक में यही 2 सवाल पड़े हुए। अच्छा एक और है, लेट्स से इसको भी कर लेते हैं, फिर स्कैनर के सवाल देखते हैं। पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा भैया इनकम स्टेटमेंट में डिप्रेशन चार्ज किया आपने 8 लाख रुपए, मतलब पीएल में चार्ज किया 8 लाख रुपए, ठीक है। और इनकम टैक्स में चार्ज कितना किया आपने, 20 लाख रुपए। और अनअमोर्टाइज प्राइमरी एक्सपेंसेस है इनकम टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से कितना, 1.5 लाख रुपए। इट इज कम्युनिकेटेड दैट देयर इज एडिकेट एडुकेंस इन फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट रहेंगे इनको सेट ऑफ कराने के लिए। इसको क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि अगले साल तुम कमाई ना करो तो कहाँ सेट ऑफ कर ले हो। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि अगले साल पैसा कमाएंगे, और जो इस साल हमें कम चीजें अलाउ हुई उनको अगले साल हम क्या कर लेंगे, अलाउ कर लेंगे। तो वही लाइन लिख दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितने हैं बेटा, 40%। आपको असरटेन करना है डिफर टैक्स एसेट और डिफर टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। एक एक का समझोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अलग अलग समझोगे तो दिक्कत आएगी। तो एक हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और एक हो गया किसका, हमारा प्राइमरी एक्सपेंसेस का। सबसे पहले इनका डिफरेंस, जिसको आप टाइमिंग डिफरेंस बोलते हो। यहाँ आपने 8 लाख अलाउ करवाया, यहाँ कितना अलाउ करवाया है, 12 लाख। तो डिफरेंस कितने का आया, 12 लाख का। और यहाँ डिफरेंस ही दे रखा है कितने का, इनको आपको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कराना है। कितना, 480, 60,000, ठीक है। अब ये बनेगा डिफर टैक्स लाइबिलिटी, पहला वाला, पहला वाला क्या बनेगा, डिफर टैक्स लाइबिलिटी, और ये बनेगा डिफर टैक्स एसेट। अब ये कैसे बन रहा है बस यही समझना है मेन इसमें, बाकी सबको सब समझ में आ गया होगा। इनको नेट कर लेंगे, लाइबिलिटी है ये एसेट है, यानी अल्टीमेट क्या बन गई, 4,20,000 की डिफरेंट टैक्स। आंसर देखोगे तो वही निकल के आया है, चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारी बातें समझ में आ गई होंगी, बस इसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि लाइबिलिटी क्यों है और ये एसेट क्यों है। इसके अलावा कोई डाउट हो इस सवाल में तो वो पहले पूछ लो। है किसी कोई और डाउट, एसेट लाइबिलिटी बताएं कैसे निकल रही। देखो इनकम में आपने पीएल अकाउंट में डिप्रेशन 8 लाख का घटाया है,
जबकि इनकम टैक्स में 20 लाख का घटाया है। इनकम टैक्स में 12 लाख डिप्रेशन ज्यादा घटाया है। 12 लाख डिप्रेशन अगर ज्यादा घटा लोगे तो टैक्स जो बनेगा, इनकम जो निकलेगी एज पर इनकम टैक्स वो कम निकलेगी। ठीक है, तो टैक्स भी कम आएगा। तो इस साल तुम टैक्स कम पे करोगे और अगले साल आपको, तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि इस साल आप कम पे कर रहे हो और अगले साल आप ज्यादा पे करोगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर हो गया? दूसरा, अनअमोर्टाइज प्राइमरी एक्सपेंडिचर। आपने देखा था इनकम टैक्स के अंदर प्राइमरी एक्सपेंसेस 1/5 करके 5 साल तक अलाउ होते थे, जबकि अकाउंटिंग में एक साथ अलाउ हो जाते हैं। ठीक है, कितने थे ये नहीं पता है, लेकिन अभी भी 1.5 लाख का अनअमोर्टाइज बचा है, जो थोड़ा थोड़ा करके अलाउ होता रहेगा इनकम टैक्स में। मतलब जितना इस साल अलाउ हो गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बचा है जो आगे चल के फ्यूचर में अलाउ करवाओगे कहाँ? इनकम टैक्स में। जबकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो एक ही बार में अलाउ करवा लिया आपने पिछले साल, तो ये अगले साल अगर अलाउ होंगे 1.5 लाख थोड़ा थोड़ा करके 3-4 साल में, तो अगले साल के प्रॉफिट क्या होंगे? कम आएंगे। फ्यूचर के जो प्रॉफिट होंगे क्या आएंगे? कम आएंगे। और फ्यूचर में टैक्स हमें क्या करना पड़ेगा? कम पे करना पड़ेगा। और फ्यूचर में इसलिए कम पे करना पड़ रहा है क्योंकि आज तुमने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है। 1/5 ही अलाउ हुआ ना, बाकी पे टैक्स बढ़ गया। तो आज तुमने टैक्स टेक्निकली ज्यादा पे कर दिया है, फ्यूचर में क्या करोगे? टैक्स आप धीमे धीमे करके कम पे करोगे, तो ये आपकी एसेट बन गई। तो इसको क्या बोलेंगे? डिफर्ड टैक्स एसेट। इन दोनों को ऑफसेट कर लोगे, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है, तो इसका मतलब क्या बचेगा? जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, यानी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा यहाँ। क्लियर हो गया? अब आओ खोलो स्कैनर, स्कैनर के सवाल करा दें। इन तीनों सवालों में एक बार फिर से देख लो, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाई स्कूल की कोचिंग नहीं देते हैं हम लोग। हम्म, हमारा चलता है CS CMN का, प्रोफेशनल क्लासेस का चलता है, कॉमर्स की हो गई। हाँ बेटा। अनअब्जॉर्बेशन का मतलब ही हो गया कि टैक्स में आप एब्जॉर्ब नहीं करा पाए, जिसको आगे फ्यूचर में जाके एब्जॉर्ब कराओगे इनकम टैक्स में, जबकि अकाउंटिंग में पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, अकाउंटिंग से कोई मतलब भी नहीं। समझ रहे हो? ऐसे कोई भी खर्चे जो इनकम टैक्स में आज अलाउ नहीं हुए हैं और फ्यूचर में अलाउ हो जाएंगे, तो आज अगर अलाउ नहीं हुए हैं तो आज प्रॉफिट ज्यादा निकला होगा, टैक्स आज ज्यादा पे करोगे, फ्यूचर में आप कम पे करोगे, तो इनको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट। और इसका उल्टा कि टैक्स में आज अलाउ हो गया है, फ्यूचर में अलाउ नहीं होगा। समझ लो, आज ही माइनस हो गया है, आज इनकम कम निकल के आई है और फ्यूचर में इनकम ज्यादा निकल के आएगी। तो चाहे इनकम की हो चाहे खर्चे की हो, डिपेंड करेगा। समझ लो, कुल मिला के ये है कि किसी वजह से कोई भी वजह हो जिसमें इस साल आपको टैक्स कम पे करने पड़ेंगे और फ्यूचर में टैक्स ज्यादा पे करने पड़ेंगे, इसको डिफर टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। इस साल टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, फ्यूचर में आपको कम पे करने पड़ेंगे, डिफर टैक्स एसेट बोलते हैं। ठीक है भाई, प्रीपेड ऑफ टैक्स कि इस साल आपने ज्यादा पे कर दिया, अगले साल तो धीमे धीमे कम पे करने पड़ेंगे, तो टैक्स अब प्रीपेड हो गया। ये इस साल आपने 10 रुपए दे दिए, अगले साल कम कम देने पड़ेंगे। उल्टा, इस साल आपने कम दे दिया लेकिन अगले साल से आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट खर्चा, इस साल पूरा पूरा 100 अलाउ करवा ली हो, अगले साल से कुछ अलाउ नहीं होगा। समझ लो, इस साल तो बच गए कि आपको 100 पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगले साल तो बड़ा बड़ा के टैक्स आएगा। क्लियर होगा बेटा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, 2-3 सवाल शायद इसमें मिल जाएंगे हम लोग को स्कैनर वगैरह में, तो उनको लगा लेते हैं। तो
और ज़्यादा कन्वीनियंट फील करोगे। मतलब इस एएस को पढ़ने के लिए इनकम टैक्स के लॉजिक भी एकदम क्लीन एंड क्लिस्पर होने चाहिए आपके, तभी एएस आपको समझ में आता है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाते हैं। अब इससे संबंधित सवाल ढूंढ लेते हैं। एक दिसंबर 13 में छोटा सा सवाल दिखाई पड़ रहा है। हाँ बेटा, तो ये है हम लोग के पास सवाल। लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13 अकाउंटिंग इनकम जो है वो 25 लाख की है, जबकि टैक्सेबल इनकम कितने की है? 18 लाख की है। टैक्स रेट 30% के, ठीक है। तो जब आपको अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम दोनों पता हो तो डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी अलग तरीके से निकाल सकते हो, जैसे एग्जांपल अभी बता रहे थे। तो आपको क्या करना है, पहले अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स निकाल लेना है, फिर आपको टैक्सेबल इनकम पे टैक्स निकाल लेना है। तो आप जमा तो इतना करोगे 5.4 लाख, जबकि अकाउंट्स के हिसाब से जमा कितना करना चाहिए था? तो जमा 7.5 करना चाहिए था, लेकिन जमा आप कम कर रहे हो, इस साल कम कर रहे हो, तो अगले साल आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो डिफर्ड टैक्स, तो टैक्स लायबिलिटी बन गई फ्यूचर एसेट के लिए। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी देखो डिफरेंस की वजह से भी निकाली जा सकती है, अगर डिफरेंसेस आपको पता होंगे, जैसे यहाँ डिफरेंसेस क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, तो आपके डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट निकालना आसान हो जाएगा। आपको टाइमिंग डिफरेंस को पकड़ना है, टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको टैक्सेबल इनकम और ये दे रखी हो तो इस तरीके कर लो, जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया था आपको, जैसे यहाँ एग्जांपल बता रहे थे, समझ लो यहाँ जो एग्जांपल बताया था, यहाँ टैक्स आपको 3500 पे करना है, यहाँ 2500 पे करना है, तो 1000 जो डिफरेंस आया यही डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी हो जाएगा। अब चाहे ये इस पे निकालें हम लोग, टैक्स निकालने के बाद डिफरेंस करें, या पहले इन दोनों का डिफरेंस कर लेते, उस पर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देते। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2000। इसी को तो टाइमिंग डिफरेंस बोलते हो। उसको 50% से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आ जाता है। तो ये इनकम दे रखी हो तो अलग तरीके से निकाल लोगे, डिफरेंस दे रखे होंगे तो अलग तरीके से निकाल लोगे, दोनों में घूम फिर के वहीं पे आप आते हो। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? अब देखो इस साल आप, अब पीएल में कैसे चार्ज करोगे? पीएल अकाउंट में पूरा 7.5 लाख का टैक्स लिखते हो आप, पीएल अकाउंट में तो पीएल के हिसाब से लिखते हो, लेकिन उसके बाइफरकेशन हो जाए। 7.5 लाख का जो टैक्स पीएल में लिखोगे उसमें 5.4 को बोलेंगे हम लोग करेंट टैक्स, और डिफरेंस जो बच रहा है 2.1 को क्या बोलेंगे? डिफर्ड टैक्स। तो इनकी ऐसे पास होती है, पीएल अकाउंट डेबिट टू करेंट टैक्स और टू पीएल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स टू डिफर्ड टैक्स। पीएल अकाउंट में क्या लिखते हैं? पूरा टैक्स लिखते हैं एज पर अकाउंटिंग के हिसाब से। पीएल में क्या लिखते हो? अकाउंटिंग के हिसाब से पूरा टैक्स, टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम। करंट टैक्स में क्या लिखते हो? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस अगर इधर आ जाए तो लायबिलिटी बनेगा, इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो कि टैक्स ऑन अकाउंटिंग पर हम लोग इंटरेस्ट भी याद कर सकते हो कि डिफर्ड टैक्स एसेट निकलेगा, एक लायबिलिटी निकलेगा, लेकिन ये लॉजिक यहाँ नहीं चल पाएंगे जहाँ डिफरेंसेस दे रखे होंगे।
यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस सवाल में अगर मान लो नहीं भी याद रहता आपको तब भी इनके से याद कर सकता है कि भैया पीएल अकाउंट में तुम्हें क्या लिखना है, अकाउंटिंग वाला टैक्स लिखना है, करंट टैक्स में इनकम टैक्स वाला टैक्स लिखना है, कभी ये ज्यादा आएगा कभी ये ज्यादा आएगा। डिफरेंस अगर इधर बच जाए क्रेडिट साइड में तो लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि लायबिलिटी नेचर क्रेडिट होता है, डिफरेंस अगर डेबिट में बच जाए तो क्या आ जाएगा, डिफर टैक्स सेट आ जाएगा। लेकिन ये नियम तो तब लगा पाओगे जब तुम्हें ऐसा सवाल में दे रखा हो। कहीं अगर आपको टाइमिंग डिफरेंस दे रखा होगा तब तो आप तो लॉजिक दिमाग में लगा के अप्लाई करके ही बता पाओगे कि एसेट निकलेगा या लायबिलिटी निकलेगा। तो आई थिंक यार सवाल समझ गए होंगे सब लोग, बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। और कोई देखो दे रखा है स्कैनर में, अब बेटा दिसंबर 13 में, दिसंबर 13 वाला तो यार छपा नहीं इसमें। मुझे मैथ से संबंधित है ना इसलिए हटा दिया होगा उसको, क्योंकि अब पहले क्या होता था कि एएमटी भी इंटरमीडिएट में था और मैट भी इंटरमीडिएट में था। एएमटी आप लोगों ने पढ़ा ना, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो अदर देन कंपनीज के ऊपर लगता है, और मैट लगता है कंपनीज के ऊपर। और कंपनीज वाला जो टैक्स वाला सिस्टम है वो फाइनल में दे रखा है। पहले इंटरमीडिएट में ही एएमटी हुआ करता था, मैट भी हुआ करता था। तो अब ये मैट से संबंधित वाले सवाल नहीं आएंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको हटा दिया है। नहीं इस वाले में नहीं दे रखा है, इस वाले में इन्होंने छाप दिया है। देख लेते हैं दिसंबर 21 वाला भी देख लेते हैं क्या है। ऐसा नहीं कि सवाल बनते नहीं है, सवाल बनेंगे मैथ वाले, लेकिन इंटरमीडिएट में पूछे नहीं जाएंगे। कौन सा बता रहे हो, किस पेज नंबर पे, दिसंबर 2015 में, देख लेते हैं बेटा। दिसंबर 2015, दिसंबर 2015, दिसंबर 2015, दिसंबर 2015, दिसंबर 2015 का जो सवाल है वो सेमीफाइनल का सवाल पड़ा हुआ है। तो क्या लिखा है, सेमीफाइनल ग्रुप 4, उन सब सवालों से दूर रहो। इधर जो लेटेस्ट सवाल आए होंगे उनको करना है आपको बस। कुछ सवाल फाइनल के भी स्कैनर में छाप दिए गए, उनसे दूर। हाँ 2-3 सवाल फाइनल के छाप दिए इन लोगों ने। इधर शायद एमटीक्यू वगैरह में 1-2 सवाल दे रखे हैं, वो देख लेते हैं, करा देते हैं। जिससे 2-4 सवाल और कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस बार हम टीपी में कौन कौन से एएस दिए इन लोगों ने, एक तो 11 वाला दिया, 11 ES 12 गवर्नमेंट ग्रांट, ES 16, ये तो अलग ही। दिसंबर 24 वाले में है, दिसंबर 24 का ही खुला है, पहला सेट है ये। सेकंड में देख रहे हो तुम,
सेट पड़ा होगा, सेट ऊपर, सेट 1 सेट 2 ये है। सेम सवाल है जो भी कियो किताब वाला, जो बुक वाला सवाल किया है वही पड़ा हुआ है, इसमें कोई नया नहीं है। जून 23, जून 23 दिसंबर, हाँ बुक वाला ही है, बुक वाला ही छापते ही हैं लोग एमटीपी में, कुछ नया छापते ही नहीं है। कोई इसमें नया सवाल नहीं है। बस इसी तरीके के बड़ा सवाल पड़े हुए हैं, यही सब एक दो बार ट्राई कर लेने हैं, जो भी आएगा अपना कर देना 2 4 नंबर का। तो ये एएस खत्म हो गया है, किसी को और कोई डाउट हो तो अपने डाउट पूछ सकते हो। है डाउट निकालो। डाउट अलग लेक्चर में सेव